जी, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए चैप्टर की जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एलटी केमिस्ट्री का हम कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं। 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। कई सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट है। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की फर्स्ट यूनिट वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। आज देखते हैं इसका सेकेंड सेगमेंट। छोटा सा चैप्टर है, एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस करा देंगे। तो इसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या इसे कहा जाता था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ये इसका नाम है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें हमारा एटॉमिक रेडियाई। बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा चीज़ें दी नहीं हुई, ठीक है, वैसे बेसिक चैप्टर होता था। एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं। तो एटॉमिक रेडियाई कितने टाइप्स की होती है पहले हम वो देख लेते हैं। तो एटॉमिक रेडियाई हमारी 4 टाइप्स की होती हैं बेसिकली। एक होती है हमारी कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस या कोवेलेंट रेडियाई। दूसरी हमारी होती है आयोनिक रेडियाई। आयनिक बॉन्ड से जुड़े होंगे कोई तो आयनिक रेडियस, कोवेलेंट से जुड़े होंगे तो कोवेलेंट रेडियस। कोई मेटल है हमारे पास, जैसे कॉपर है, तो कॉपर के आपस में सारे एटम किससे जुड़े होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो रेडियस होगी वो क्या होगी आपकी मेटालिक रेडियस। फिर लास्ट एक और आती है जिसे कहा जाता है वॉन डेर वाल रेडियस, ठीक है। तो ये 4 रेडियस है। तो पहले इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं, फिर हम इनके ट्रेंड्स कैसे कैसे चेंजेस होते हैं वो देखेंगे, राइट। तो कोवेलेंट रेडियस, आयनिक, मेटालिक और वॉन डेर वाल रेडियस, क्लियर है इतना। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, तो सबसे पहले समझो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। जब शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन मैं लेकर आऊँ, एक इलेक्ट्रॉन आप लेकर आओ, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, ठीक है, तो उससे बनने वाले बॉन्ड क्या कहलाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग से, बराबर की साझेदारी से। तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उनको क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो मान लीजिए ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एक H और ये दूसरा H, दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो ये बॉन्ड जो बनेगा क्या कहलाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग से, ठीक है। ये इसका सेंटर पार्ट है, ये इसका सेंटर पार्ट है, तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस, इसको मैं A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स। AB क्या है यहाँ पर, न्यूक्लियर डिस्टेंस, 2 न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, RC से हम इसे डिनोट करेंगे, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई, बस सिंपल, ठीक है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई, उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडियस कहते हैं, राइट। बहुत सिंपल है। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। आयनिक बॉन्ड में कौन से फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक पॉजिटिव नेगेटिव को कैसे अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड में ओवरलैपिंग तो होती नहीं है। मान लो ये कैटायन है तो ये एनायन होगा, ये पॉजिटिव यानी कि कैटायन है और ये वाला एनायन है। न्यूक्लियस ये है, न्यूक्लियस से सरफेस तक की डिस्टेंस कैटायन की रेडियस हो जाएगी R पॉजिटिव, ठीक है। शायद दिखाई ना दे इतना छोटा, वैसे तो दिख रहा होगा बट मैं बोल रहा हूँ उससे समझ लेंगे। तो सिंपल ये गोला है कैटायन का, तो इसके सेंटर से इसके बाहर तक की डिस्टेंस कैटायनिक रेडियस हो गई। ये एनायन का है तो इसके सेंटर से बाहर तक की डिस्टेंस क्या होगी, एनायनिक, यानी कि यहाँ पे हाफ वगैरह कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। कैटायन की रेडियस, कैटायन की रेडियस, एनायन की रेडियस, एनायन की रेडियस। फिर आते हैं मेटालिक रेडियस में। अब जो हमारे मेटल्स होते हैं ना, मेटल होते हैं आपके सॉलिड फॉर्म में। अब जो सॉलिड होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म कहलाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, मैंने कहा कॉपर लिख दिया तो कॉपर का एक ही एटम होगा, वो कॉपर जो है एक अलग अलग अरेंजमेंट में होगा। लेट सपोज एक अरेंजमेंट में अज्यूम करा देता हूँ तुम्हें। मान लो कॉपर का क्रिस्टल ऐसा है, एक क्यूबिक के फॉर्म में, एक क्यूब है, जैसे आइस क्यूब होती है, तो मान लो कॉपर का स्ट्रक्चर ऐसा है, और कॉपर कहाँ कहाँ बैठा है इसमें, हर कॉर्नर पे बैठा हुआ है, हर कॉर्नर पे कॉपर रखा है, ठीक है। तो रेडियस क्या होगी, एक कॉपर की दूसरे कॉपर की बीच की डिस्टेंस, यानी कि इसे हम बोल देते हैं A और इसे बोल देते हैं B। तो अगेन क्या करोगे, मेटालिक रेडियस में भी AB का क्या करोगे, हाफ। तो यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ है,
यहाँ पे हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन टू एटम प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल लैटिस। क्या ऐड करना जरूरी है यहाँ पर? प्रेजेंट इन क्रिस्टल लैटिस, कि क्रिस्टल जाल के अंदर, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस में प्रेजेंट दो एटम के बीच की डिस्टेंस का हाफ करना है, तो उसे बोलते हैं मेटालिक रेडियस। वॉन डेर वाल रेडियस क्या होती है? जब बीच में कोई बॉन्ड ना हो उसे बोलते हैं वॉन डेर वाल रेडियस। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे जस्ट बगल में आकर आप में से कोई खड़ा हो जाए या एक और टीचर खड़ा है, उसने मुझे टच नहीं किया है, ठीक है, और मैंने आंखें बंद की हुई है, मेरे बगल में आके कोई खड़ा हो जाए, तो मैं उसे फील कर सकता हूँ कि मेरे बगल में कोई है। तो हमारे बीच में कैसा इंटरेक्शन है? वॉन डेर वाल इंटरेक्शन है, क्योंकि उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, हमने शेयरिंग नहीं की, हाथ पकड़ के नहीं खड़े हुए हैं, ठीक है। तो जैसे हीलियम के मॉलिक्यूल, उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है, तो एक हीलियम का मॉलिक्यूल दूसरे हीलियम के मॉलिक्यूल को, अब पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, तो एक हीलियम दूसरे हीलियम के मॉलिक्यूल को सिर्फ इतना वीक अट्रैक्ट करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा पास नहीं होंगे, तो इसके बीच की डिस्टेंस का भी क्या करना है? हाफ करना है। तो AB/2 कौन सी रेडियस हो जाएगी? वॉन डेर वाल। क्लियर हुआ? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है? पहले तो यही हो गई डेफिनेशन वगैरह, फिर इंपॉर्टेंट है इनका ऑर्डर, ठीक है, तो मैं ऑर्डर लिख लेता हूँ, उसको आप याद रखेंगे, विजिबल है ना, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है? सबसे बड़ी रेडियस होती है वॉन डेर वाल, क्योंकि यहाँ एटम देखो बहुत दूर है, राइट, यहाँ एटम बहुत दूर है, तो सबसे बड़ी होती है आपकी वॉन डेर वाल रेडियस। फिर उसके बाद आती है आपकी, बताओ इन दोनों में से कौन आएगा, ठीक है, मेटालिक और इसमें से, ठीक है, फिर आती है आपकी मेटालिक, फिर आती है आपकी कोवेलेंट। आयनिक के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होगा। तो ये आपका ऑर्डर रहने वाला है रेडियस का। क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? रिवाइज के लिए तो आप वीडियो को पीछे कर सकते हैं, तो दोबारा क्लास में तो हमें दोबारा बोलना पड़ता है, पूछना पड़ता है। यहाँ पे तो आपके पास ऑप्शन है, आप बैक जाएं, देन अगेन आप उसे देखें। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम बात करेंगे इनके ट्रेंड्स की, ठीक है, कैसे ये चेंज होती है, अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है, डाउन टू ग्रुप क्या होता है, क्या ट्रेंड आपको याद रखने हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चंस की वीडियोस आपको पता है अलग से भी आती हैं और यहाँ पर भी हम उन्हें डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अब हम बात करेंगे ट्रेंड्स की। ट्रेंड्स का मतलब कि लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में जाने पर या डाउन टू ग्रुप जाने पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब हम कोवेलेंट रेडियस को बहुत बेसिक तरीके से अगर हम समझें तो हमारे पास ये रहा, तो सेंटर से बाहर तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? रेडियस बोलते हैं, ठीक है। ये जो सर्किल बने हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? शेल्स कहलाते हैं। अगर एक और शेल आएगा तो डिस्टेंस बढ़ा दोगे, राइट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डाउन टू ग्रुप, नीचे जाने पे क्या होता है। पहले वाले टॉपिक को ही समझना है ध्यान से, बाकी के तीनों टॉपिक इसी से रिलेटेड हैं, ठीक है। फिर केमिकल बॉन्डिंग में भी यही सब चीज़ें काम आएंगी। डाउन टू ग्रुप, जब पीरियोडिक टेबल में नीचे जाते हो, जैसे लिथियम के नीचे सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, इस तरीके से, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, तो 2,1 कितने शेल हैं? 2। सोडियम का 11, 2,8,1। पोटेशियम का 19, 2,8,1। तो अगर तुम लिथियम का डायग्राम बनाओगे तो तुम बनाओगे फर्स्ट शेल और सेकंड शेल, सोडियम का बनाओगे फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, पोटेशियम का बनाओगे 1, 2, 3, 4। अब तुम खुद मुझे बताओ कि साइज बढ़ रहा है ना, इससे पहले डिस्टेंस ये थी, अब डिस्टेंस ये है, अब डिस्टेंस ये है। तो क्या समझ में आता है तुम्हें यहाँ से कि सर डाउन टू ग्रुप जाने पर क्यों डिस्टेंस बढ़ती है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, या सीधे सीधे बोलो क्या? साइज इंक्रीज। तुम्हें रीजन थोड़ी समझाना है वहाँ पे, ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ के आ जाएगा। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अबाउट डाउन टू ग्रुप, सॉरी अलोंग द पीरियड, यानी कि लेफ्ट से राइट, ये क्या था? टॉप से बॉटम। तो लेफ्ट से राइट को हम बोलेंगे अलोंग दी पीरियड, ठीक है। तो अलोंग दी पीरियड की बात करते हैं, लेफ्ट से राइट। ऐसी एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, चलो इतने ले लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5। तो क्या नंबर ऑफ शेल्स बदल रहे हैं? नहीं बदल रहे हैं। इसमें भी 2 शेल हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, यानी कि सबके सर्किल यही बनने वाले हैं, ठीक है। लेकिन होगा क्या बच्चों, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स हैं? 3 प्रोटॉन्स हैं। यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स हैं?
5 प्रोटॉन्स है, यहाँ कितने प्रोटॉन्स हैं? 9 प्रोटॉन्स है। तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि सर शेल्स तो वही हैं। ऐसे इमेजिन कर लो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने जिस क्लास में मैं अभी हूँ वहाँ पे मैंने कहा कि स्टार्टिंग की 2 रो हैं मेरे पास, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड 2 रो हैं। पहली वाली रो में मतलब फर्स्ट और सेकंड को रो को मिला के कितने लोग बैठे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं या 5, तो रो तो 2 ही हैं, लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो प्रोटॉन्स भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ेगा, मतलब मैं हूँ न्यूक्लियस, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो मेरे पास अट्रैक्शन पावर भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी तो मैं इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचूंगा, ठीक है। मेरे अंदर जैसे जैसे पावर आएगी मैं तुम्हें अपनी साइड खींचूंगा, तो साइज क्या होने लग जाएगा? छोटा होने लग जाएगा, आप बहुत क्लोज आने लग जाएंगे, ठीक है। तो होता क्या है फिर? तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ शेल्स कहा, यहाँ पे हम क्या रीजन देते हैं कि अलोंग द पीरियड जाने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं जिससे अट्रैक्शन बढ़ती है। तो अट्रैक्शन को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अट्रैक्शन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस तो साइज डिक्रीजेस। ये 2 मंत्र बेटा इस पूरे चैप्टर में, बेटा नहीं सॉरी, ये पूरे इस चैप्टर में यूज हो रहे होंगे, राइट। नीचे जाओगे शेल्स बढ़ेंगे, डिस्टेंस बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा। अलोंग द पीरियड जाओगे, प्रोटॉन्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटा कर दोगे। तो ये कहानी है इसकी, ठीक है। एग्जाम्पल दे देते हैं, ऑर्डर लगा देते हैं। इस वाले में लगा लो ऑर्डर, क्या होगा? लिथियम, ठीक है, एक सेकेंड, ओके। तो लिथियम से बड़ा सोडियम तो है ली ना कर अब सफ़र, ऐसे बोलते हैं ना। Rb, यहाँ पे एक एक्सेप्शन, Fr के बाद Cs, बस। तो नीचे जाने पे साइज बढ़ रहे हैं, राइट। अलोंग द पीरियड जाने पे कम हो रहे हैं। तो नीचे जाने पर सबसे पहली वाली रो में सबसे बड़ा साइज कौन होगा फिर? तो पूरी पीरियड टेबल में सबसे बड़ा कौन मिलेगा फिर तुम्हें? सीजियम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन है, वो दिया, वो ज़्यादा तुम्हें डीप नहीं जाना है, ठीक है। रीज़न तो होता ही है उसका भी, ऐसा नहीं है। तो सीजियम ज़्यादा बड़ा होता है एफआर से, तो ये ऑर्डर यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइज बढ़ता चला जाएगा, सॉरी कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो लिथियम बड़ा है, बेरिलियम कम, बोरॉन कम, नाइट्रोजन और कम, ऑक्सीजन इस तरीके से कम होता रहेगा। क्लियर हुआ? अब कुछ एग्जाम्पल पे बात करते हैं हम, यहाँ पे हमें साइज के ऑर्डर लगाने होते हैं। देखो, तो जैसे हमारे पास है S2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ये वाला जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये कल या था परसों एग्जाम था जो लैब असिस्टेंट वाला, उसमें आया हुआ है, ठीक है। Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। इसमें साइज का ऑर्डर लगाओ। तो अगर तुम इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, सल्फर का 16 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए 18, क्लोरीन का 17 होता है, एक और आगे 18, और ये मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया एग्जाम्पल, Na नहीं होता था यहाँ पे, 18 वाले थे ना सारे। Cl नेगेटिव है, और कौन होगा? सल्फर, चलो मुझे याद नहीं आ रहा, मैं इसके हिसाब से बना देता हूँ एक एग्जाम्पल, ठीक है। ये पता नहीं यही वाला वैसे था तो उसके साथ ही। F नेगेटिव है और Na पॉजिटिव है, अच्छा चलो याद आ गया। सल्फर 2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और कैल्शियम था, और था तुम्हारा पोटेशियम, ठीक है। ये है, चलो सल्फर 16, 2 आ गए 18, 17, 18, कैल्शियम 20 होता है, 2 गए 18, पोटेशियम 19 होता है, बन गया। सब में 18 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसी स्पीशीज है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन सेम हो तो क्या करना है तुम्हें देखना है नेगेटिव चार्ज। जिसमें जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा, साइज उतना बढ़ेगा, ठीक है। मोर नेगेटिव मोर रिपल्शन मोर साइज। पॉजिटिव चार्ज आएगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब एक और ऑर्डर ध्यान रखो। अलोंग द पीरियड हमने क्या ऑर्डर लगाया था अभी? लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन और छोटा, नाइट्रोजन और छोटा, ऑक्सीजन और छोटा, फ्लोरीन और छोटा। तो होना क्या चाहिए था? नियॉन यहाँ आना चाहिए था, लेकिन नियॉन सबसे आगे है।
इसको लोग एक्सेप्शन भी बोल देते हैं, लेकिन देखो इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन बोलते रहते हैं, रीज़न होते हैं सबके, ठीक है। तो नियॉन सबसे आगे क्यों आया है? क्योंकि ये सारी रेडियस जो हमने लिखा है ना, ये सबका ऑर्डर, ये कोवेलेंट रेडियस थी, लेकिन नियॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, वो तो कौन से बॉन्ड बनाता है? वॉन डर वाल बॉन्ड। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सबसे बड़ी रेडियस किसकी होती है? वॉन डर वाल की। तो हमेशा अलोंग द पीरियड जाने पे साइज बढ़ेंगे, लेकिन नोबल गैस में अलोंग द पीरियड जाने पर अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज क्या होंगे? कम होंगे। लेकिन नोबल गैस के केस में साइज क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वहाँ पर कौन सी रेडियस कंसिडर होती है? वॉन डर वाल रेडियस कंसिडर होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इन चीज़ों की, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, अभी समझा देंगे, ठीक है, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। तो ये क्या है? मिनिमम एनर्जी, कम से कम कितनी एनर्जी लगाई जाए कि किसी एटम के, वो एटम कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड, अकेला हो। कौन से स्टेट में हो? गैसेस स्टेट में हो। ये अकेला है इसका मतलब, ठीक है। यानी कि जैसे क्लोरीन है, Cl2 होता है ना, Cl2 नहीं लाना है तुम्हें, क्या लाना है? Cl लेकर आना है, ठीक है। और कौन सी फॉर्म में हो? गैस में, क्योंकि सॉलिड में होगा तुम एनर्जी दोगे वो तो लिक्विड में जाने की कोशिश करेगा, तुम और एनर्जी दोगे वो गैस में जाने की कोशिश करेगा, उसके बाद निकलेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो तुम पहले बाद में ले जाओ उसे गैस में। तो किसी आइसोलेटेड, एक अकेले एटम से जो गैसेस स्टेट में हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सप्लाई की गई कम से कम एनर्जी को, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हुआ? अब ट्रेंड समझते हैं। पहला बताओ तुम डाउन टू ग्रुप, अब तुम्हें सब आता है, पहला तुमने समझ लिया है। तो डाउन टू ग्रुप, अब मुझे बताओ डाउन टू ग्रुप साइज बढ़ रहे थे ना, तो तुमने कहा सर पहले वाले का एटम का साइज अगर 3 शेल है तो नीचे तो और बढ़ गया होगा, और नीचे और बढ़ गया होगा। तो मुझे बताओ कि किस इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी है? पॉजिटिव चार्ज किस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा? आपको पता है सर ये तो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है, तो इसको टाइटली हेल्ड रखोगे। नीचे थोड़ा दूर हो गया, नीचे और दूर हो गया, यानी कि इस क्लास में मेरे बिल्कुल जो सामने बच्चे बैठे हुए हैं उन पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पीछे वालों के साथ इंटरेक्शन क्या होने लगेगा? कम। तो पीछे वालों को बाहर निकालना क्या है? बहुत ईजी है। तो इसलिए आप कहेंगे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा जितना दूर होता जाएगा वैसे वैसे वो लूजली बाउंड होगा, उसके साथ ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा, तो सबसे कम एनर्जी लगेगी इसे निकालने में। तो डाउन टू ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? फिर डिक्रीज होती है। देखो आ गया ना समझ में? अलोंग द पीरियड अप्लाई करो, अलोंग द पीरियड। तो अलोंग द पीरियड तुमने क्या कहा था कि सर प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं जिससे अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। अट्रैक्शन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। बस आ गया समझ में? ठीक है। अब इसका वो देख लेते हैं ट्रेंड में जो चेंजेस आते हैं। बच्चों इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है कब? एक, जब कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसा आ जाए? हाफ फिल्ड हो या फिर कैसा हो? फुल फिल्ड हो, ठीक है। दूसरा आता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। सुनने में वर्ड हैवी लेकिन है इजी। पेनिट्रेशन इफेक्ट, ये दो चीज़ें हैं। पहले ऊपर वाले का एग्जांपल देखते हैं। तो अगर हम ऊपर वाले में एग्जांपल देखें, ऑर्डर लगाते हैं, अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है? बोलो बढ़ रही है, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम, लेकिन देखा गया बेरिलियम ज़्यादा है बोरॉन से, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ज़्यादा निकल गया ऑक्सीजन से, फिर फ्लोरीन। तो ये ऑर्डर है जिसमें दो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और दोनों इसी के एग्जाम्पल हैं। पहला, बेरिलियम क्यों ज़्यादा हो गया बोरॉन से, जबकि बोरॉन तो आगे जा रहा है और उसके पास ज़्यादा अट्रैक्शन है। नाइट्रोजन क्यों ज़्यादा हो गया है ऑक्सीजन से? इनका राज छुपा है इनके कॉन्फ़िगरेशन में।
बेरिलियम, चलो पहले इसको देखते हैं। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p4। लास्ट वाले को देखो जरा, यहाँ पे है p3, तो p में आधे भरे हैं ना, हाफ फिल्ड है, सिमेट्रिकल है ये, और यहाँ पे 1 2 3 और ये एक एक्स्ट्रा है। तो ये चाहेगा कि मैं भी ऐसा बन जाऊं, ये कैसा है, हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड होना चाहेगा। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लो एनर्जी चाहिए होगी, लो एनर्जी रिक्वायर्ड। इसलिए ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है और नाइट्रोजन की क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब यहाँ आ जाओ, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2, ठीक है, 1s2 2s2। और बोरॉन का लिखो ज़रा, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। ये कहानी है। ये 2 क्या बताता है हमें, शेल बताता है। ये क्या बताता है, शेल। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी शेल सेकंड है और यहाँ पर भी सेकंड शेल है। बस यहाँ पर सेकंड शेल के अंदर सब शेल कौन सा है, एस। सेकंड शेल के अंदर सब शेल कौन सा है, पी। मतलब मेरे सामने सेकंड रो में बच्चे बैठे हैं, 2 लोग, एक बैठा है एस के अंदर और एक बैठा है पी के अंदर। मान लो एक बेंच में बैठा हुआ है अच्छे से, एक साइड में एक स्टूल रखा है उसमें बैठा है, ठीक है। तो एस से निकालना, मुझसे डिस्टेंस बराबर है उनकी, बस इनकी लोकेशन जिसमें ये बैठे हैं, जैसी जगह में बैठे हैं वो अलग अलग है। तो किससे इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता है, पी से। तो ये होता है ऑर्डर, एस से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट, पी से थोड़ा इजी, डी से और इजी और एफ से और इजी। तो ये ऑर्डर भी आ जाता है कभी कभी पेपर में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से डिफिकल्ट था इलेक्ट्रॉन निकालना, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, तो यही एग्जाम्पल उसके लिए भी रहेगा, हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला, हाफ फील्ड और ये वाला। बेरिलियम के नीचे आता है मैग्नीशियम और इसके नीचे आता है एल्यूमिनियम, सेम चीज़ यहाँ पे भी रहेगी, ठीक है। तो ये आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी की कहानी है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक चीज़ और, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा बढ़ेगी, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। तुमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब दूसरा निकालना उतना ही डिफिकल्ट होगा, तीसरा निकालना और डिफिकल्ट होता चला जाएगा। तो हमेशा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कॉन्टिन्यूसली। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, थर्ड मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, या फिर हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। होता क्या है, कोई एलिमेंट जो कौन सी स्टेट में हो, गैसेस स्टेट में हो, तो जब कोई एलिमेंट अकेला हो, गैसेस स्टेट में हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या बन जाएगा, एक्स नेगेटिव बन जाएगा। ऐसा करने पर एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और गेन भी हो सकती है, ठीक है। एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, लॉस भी हो सकता है एनर्जी का, और गेन भी हो सकता है। इंथैल्पी को हम दिखाते हैं डेल्टा एच से। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो साइन होता है नेगेटिव, मतलब लॉस हुआ है। अगर गेन किया है आपने तो वो साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो क्या क्या बोलते हैं ऐसे रिएक्शन को, एक्सोथर्मिक। और अगर एनर्जी गेन होती है तो क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। मोस्ट ऑफ द केसेस हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो हम कैसी रिएक्शनों की बात करते हैं, एक्सोथर्मिक, ठीक है। क्योंकि हर कोई बनना चाहता है स्टेबल। स्टेबल हम कब बनते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में, जब हम अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। सब मोह माया त्याग देते हैं तो लोग स्टेबल हो जाते हैं, पड़े रहते हैं, फिर आराम से बैठे रहते हैं कि यार हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी है तो तुम्हें कुछ ना कुछ करने की एनर्जी रहेगी, तो तुम स्टेबल नहीं रहोगे, ठीक है। ये वाला स्टेबल नहीं है, तुम समझते हो सेटलमेंट वाला स्टेबल नहीं है,
ठीक है, स्टेबल मतलब एक जगह रुके रहना, कोई रिएक्शन मत करना, ऐसे पड़े, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, जब हमारे अंदर एनर्जी क्या हो जाती है, बहुत लो। तो अगर कोई रिएक्शन करने के बाद, कोई चेंज होने के बाद एनर्जी को निकाल देता है तो उस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने पर उसे हमें एनर्जी देनी पड़ती है तो फिर वो कहलाएगा आपका एंडोथर्मिक। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एक टेंडेंसी है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो ये हमेशा क्या होती है आपकी, पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये टेंडेंसी है, ऑलवेज पॉजिटिव। दोनों हैं एक ही चीज़ है, बस बोलने के तरीके अलग हैं। अब देखो क्या होगा। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन गेन करना किस पे डिपेंड करेगा। सर इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब अट्रैक्ट करना है, इलेक्ट्रॉनों को खींच के लाना पड़ेगा, तो वो तो पावर किसके पास होती है, न्यूक्लियस के पास। तो मुझे बताओ अगर तुम नीचे जाते हो तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से मैं हूँ न्यूक्लियस, अगर क्लास बढ़ती चली जाए तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो बहुत दूर होगा मुझसे, तो मेरा उसके लिए अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी ना, कम होगी। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, तो क्या लिखोगे, अट्रैक्शन फॉर दी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति जो आकर्षण होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऐसे दिखाते हैं इसे, डेल्टा एच एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो क्या होगी, डिक्रीज। अब आओ अलोंग द पीरियड, आगे जब जा रहे हो तो तुमने बताया था अभी कि अट्रैक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बहुत अच्छा गेन करोगे, जितना अच्छा गेन करोगे उतनी एनर्जी रिलीज करोगे, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज होती है। समझ गए मेरी बात। तो अलोंग द पीरियड जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। अगेन ट्रेंड में क्या चेंज आ रहा है उसे देखते हैं। तो जो भी बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो हमेशा एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज। तो सर गेन कौन करेगा, गेन वो लोग करेंगे जो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहते हैं। हम जबरदस्ती उन्हें इलेक्ट्रॉन देने, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। वो कौन होंगे, मेटल्स। मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहते, वो तो लॉस करना चाहते हैं। तो अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस बेसिकली कब कब मिलेंगी, जब आपके पास क्या हो, कोई मेटल्स हो, तो उसके लिए आप बोलोगे मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है, बहुत कम नेगेटिव होती है। और कैसे कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मतलब हाफ फिल्ड फुल फिल्ड, वो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। एग्जाम्पल जैसे बेरिलियम अभी आप लोगों ने देखा था, है ना। तो बेरिलियम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने में भी कितना डिफिकल्ट कर रहा था, तो वो चेंज नहीं होना चाहता। ऐसे ही नाइट्रोजन हाफ फिल्ड, वो भी स्टेबल है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव में आएगी। और अगर कोई बोले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोलोगे, क्या होती है, जीरो। अगर क्या बोलोगे, टेंडेंसी क्या है, तो टेंडेंसी तो नहीं है ना गेन करने की, और करा रहे हो तो एनर्जी के टर्म्स में बोलोगे तो कैसी बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी इनकी, पॉजिटिव होगी। क्या मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा पीछे कर लेना, दोबारा से सुनना, ठीक है, दिक्कत है तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन गेन करने पर एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और गेन भी हो सकती है। ज़्यादातर टाइम क्या होगी, रिलीज होगी। रिलीज होगी तो कैसा चेंज, एक्सोथर्मिक। गेन होगी तो एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे पॉजिटिव किसके लिए आएगी, जो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहते हैं। कौन नहीं चाहते हैं, मेटल नहीं चाहते हैं, जिनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है वो नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एफिनिटी का हो गया तो जीरो, यानी कि टेंडेंसी नहीं है। अब बचता है हमारे पास क्या बचा है, बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है, देखो आधे घंटे में हो जाता है खत्म। आधा घंटा तो हो ही गया, मतलब 35-40 मिनट लग ही जाएंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अच्छा, इसमें एक तो मैंने ये बता दिया कि इनकी बहुत कम होगी। अलोंग द पीरियड बढ़ा रहे हो ना आप, ठीक है, कहाँ के हो, ये है, अलोंग द पीरियड बढ़ा रहे हो, लेकिन इनकी तो जीरो है, तो बहुत पीछे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में, वो है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी। हमने कहा कि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सबसे लास्ट में तो नोबल गैसेज आती हैं। नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होगी या लो, सर वो तो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहते हैं, उनको तो हम जीरो बोल सकते हैं एफिनिटी, ठीक है, तो उनको छोड़ दो, उनकी तो कम होगी।
तो कौन बचा उससे पहले? हैलोजेंस। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन सी फैमिली की होती है? हैलोजेंस की होती है। अब हैलोजेंस में भी अलोंग द पीरियड में कौन आया? फ्लोरीन। उसके नीचे कौन आया? क्लोरीन। फिर नीचे कौन आया? ब्रोमीन। तो सर आपने कहा कि हैलोजन परिवार की सबसे ज़्यादा होती है। अगर मैं हैलोजन परिवार में भी कंपैरिजन करवाऊं तो आप बोलोगे सर सबसे छोटा तो फ्लोरीन है, नीचे को तो कम होती है, तो फ्लोरीन ज़्यादा होगा, क्लोरीन फिर ब्रोमीन। लेकिन ऐसा सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन की। ऐसा क्यों? देखो ये बात सही है कि अलोंग द पीरियड जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है क्योंकि अट्रैक्शन पावर बढ़ रही है। लेकिन फ्लोरीन के अंदर साइज क्या हो जाता है? बहुत छोटा। तो अट्रैक्शन तो अच्छी है लेकिन बिठाने के लिए जगह नहीं है। मान लीजिए मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ और मेरे पास क्लास मान लीजिए छोटी सी है, वैसे बड़ी है, लेकिन मान लीजिए बहुत छोटी क्लास है, उसमें 20 बच्चे या 10 बच्चे आ पाते हैं, ठीक है। अब बच्चे आना तो चाह रहे हैं लेकिन मैं बिठा नहीं सकता उनको। तो फ्लोरीन के साथ ऐसा ही हो रहा है, अट्रैक्शन पावर बहुत बढ़िया है बट स्पेस नहीं है। तो जो बच्चे बैठे हुए हैं वो आने वाले बच्चों को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे कि यार मत आओ यार, हमें भी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिपल्शन फील करेगा, तो एनर्जी कम हो जाएगी। क्लोरीन इसके बाद अच्छा अट्रैक्शन तो क्लोरीन के पास ही है, क्लोरीन का साइज भी थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली आ जाएंगे, इसलिए क्लोरीन आगे निकल जाता है किससे? फ्लोरीन से। अब लास्ट टॉपिक हमारा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या बोलते हैं हम इसे? इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ। शेयर कर लेने के बाद, जैसे तुमने और मैंने या तुम्हारे दोस्त ने और तुमने मिलकर कोई एक चीज़ खरीदी, ठीक है। कोई एक फ़ोन ले लिया, फ़ोन मत लो, ठीक है, फ़ोन तुम्हारे पे है। मान लीजिए कोई प्ले स्टेशन तुम लोगों ने बनवाया, ठीक है, कि चलो यार प्ले स्टेशन लगाते हैं घर पे। तुम दो लोगों ने, दोस्तों ने पैसे मिला के लगाया, ठीक है। अब उसमें हो क्या रहा है? शेयरिंग दोनों की बराबर हुई है, पैसे दोनों ने बराबर लगाए हैं, लेकिन एक बंदा उसमें ज़्यादा डोमिनेंसी दिखा रहा है, ठीक है। एक उसमें ज़्यादा डोमिनेंसी दिखा रहा है, वही खेल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है, ठीक है। वो नहीं खेल रहा है, वो कहीं चला गया तो वो कह रहा है कि नहीं यार भाई मैं तो यहाँ हूँ नहीं, जब मैं आऊँगा तब खेल लेना, ठीक है। वो दे नहीं रहा है उसको घर ले जाने के लिए, अपने पास रखा है। तो शेयरिंग बराबर की हुई, लेकिन डोमिनेंसी कौन दिखा रहा है? एक पर्सन दिखा रहा है। तो आप बोलेंगे शेयरिंग के बाद उस प्ले स्टेशन को अट्रैक्ट करने की पावर एक बंदे की ज़्यादा है और एक की क्या है? कम है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की पावर चल रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की पावर क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। HCl एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है जहां पर H भी एक इलेक्ट्रॉन लाता है, Cl भी एक इलेक्ट्रॉन लाता है, लेकिन लगता ऐसा है Cl ऐसा बिहेवियर दिखाता है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच के रखता है, जबकि शेयरिंग बराबर की है। तो ये ऐसा बन जाता है कि Cl पे नेगेटिव चार्ज आने लगता है और H पे कैसा आने लगता है? तो H पे हमें गरीबी जैसी दिखाई देने लग गई है इलेक्ट्रॉनों के मामले में, और Cl रिच दिखाई दे रहा है, जबकि शेयरिंग बराबर की थी। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगेन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करना किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियस पे करता है। तो सर अभी आपने पढ़ाया है कि अलोंग द पीरियड जाने पर प्रोटॉन्स बढ़े, प्रोटॉन्स बढ़ने से अट्रैक्शन पावर बढ़ी, तो अट्रैक्शन पावर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी। डाउन टू ग्रुप क्या होगा फिर? शेल्स बढ़ेंगे तो दूरियां बढ़ जाएगी, दूरियां बढ़ेंगी तो प्यार भी कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो अलोंग द पीरियड जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो कौन सी फैमिली होगी सबसे ज़्यादा? हैलोजन फैमिली। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नोबल गैसेस तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते ही नहीं है। यहाँ पे लिखा है ना, जब बॉन्ड बन जाएंगे तब की बात है, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में अब कोई एक्सेप्शन सोच रहे होंगे आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लोरीन से आगे नहीं निकलेगा क्लोरीन, इस बार अट्रैक्ट करना है, अंदर नहीं बिठाना है, ठीक है। सिर्फ प्रभाव डालना है, इन्फ्लुएंस करना है, मुझे अंदर नहीं बिठाना है किसी को। तो फ्लोरीन सबसे आगे रहेगा पूरी पीरियोडिक टेबल में। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, सबसे बड़ा साइज सीजियम, और सबसे हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन। तो ये कहानी है तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की।
बस छोटा सा 5 मिनट का और बचा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए वैसे तो एक टेंडेंसी है, फिर भी कुछ स्केल बनाए गए इन्हें कैलकुलेट करने के लिए। तो 2 स्केल के बारे में हम बात करते हैं। फॉर्मूले थोड़े से बड़े हैं, हो सकता है कोई सवाल दे दें तो फॉर्मूले देख के पहचान लेना। एक होता है पाउलिंग स्केल और एक होता है मुल्किन स्केल। ठीक है, पाउलिंग स्केल का फॉर्मूला लिख देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा सा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ठीक है, इनके बीच में हमें डिफरेंस निकालना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो फॉर्मूला होता है 0.208 अंडर रूट एनर्जी ऑफ ए एंड बी, एनर्जी बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, और दूसरा होगा हमारा माइनस, अगेन अंडर रूट लगाएंगे आप यहाँ पे, एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल और एनर्जी ऑफ बी बी मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ ए इंटू एनर्जी ऑफ बी बी। तो है क्या, ये बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें, बार बार देखें, इसे लिख कर आगे, पूरा रटने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन मिलेंगे वहां पर आंसर लगा सकते हैं। राइट, सेकंड है हमारे पास मुल्किन स्केल। मुल्किन स्केल सिंपल है, तो एक तो याद कर लोगे ना यार, इतना तो हो ही जाएगा। तो मुल्किन स्केल, मुल्किन स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालते हैं, देखो किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। ये बहुत सिंपल फार्मूला है, आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। तो ये था आपका लास्ट। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत छोटा चैप्टर है, जल्दी से निपटाओ इसे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे होंगे, इसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे। अगर आप लोग वीडियो थोड़ा टाइम बाद देख रहे हैं तो डेफिनेटली उसका लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।